Okay. So, good evening, guys. Let's continue with atomic structure. ठीक है. So, now guys, लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड उसके रिजल्ट्स वो उतना पार्ट कवर कर लिया था. तो टुडे विल स्टार्ट विद लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. अब व्हाट वेर द लिमिटेशंस. तो लिमिटेशन नंबर 1, रदरफोर्ड ने हम लोग को क्या बताया कि एक बार जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कंटिन्यूसली प्रोटॉन के आजू बाजू में सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहेगा, लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन. ठीक है. बट मुझे बताओ, इज इट कम्प्लीटली ट्रू? ऐसा होना चाहिए क्या? अब हम लोगों ने बचपन में डेफिनेटली तुम लोगों ने टॉप्स के साथ खेला होगा, बेब्लेड्स के साथ खेला होगा, या फिर वो लट्टू, ठीक है, टॉप जिसे हम लोग बोलते हैं, उनके साथ तो डेफिनेटली खेला होगा. मुझे बताओ, एक बार जो तुम लोगों ने बेब्लेड या फिर लट्टू घुमा दिया तो वो कंटिन्यूसली स्पिन करते रहेगा, इट विल स्पिन फॉर एवर, या इट हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट. Okay, it has to stop at some point, right guys? So it will stop at some time. So how come we can be sure that electron will continuously revolve? Electron will continuously revolve around nucleus. इसका assurance क्या है? ठीक है guys, are you getting it? So limitation number 1, ठीक है, according to Maxwell's electromagnetic रेडिएशन. ठीक है. थियरी हम लोगों को नहीं पढ़नी है, हम लोगों को सिर्फ उसका नाम याद रखना है. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ revolving charge a revolving charge must radiate energy. Hence electron hence hence electron revolving around the nucleus will lose energy and will, guys, this is Maxwell. ये एक्स है, मैक्सवेल्स. ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल, आपने सुना भी होगा. ठीक है. तो विल लूज एनर्जी एंड फॉलो spiral path, eventually colliding into nucleus. ठीक है गाइस. तो रिमेंबर दिस, दैट अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो डेफिनेटली वो रोटेट होते होते एक पॉइंट आएगा जब वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाएगी. जैसे जैसे स्लो डाउन होती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ते जाती है और एक पॉइंट के बाद वो रुक जाती है. ये तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा. ठीक है. यस गाइस, तुम लोगों को ये लिखना है, ये तुम लोगों को 11th के एग्जाम में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. वो तुम लोगों को ये पॉइंट लिखना है. एंड अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली दिखाने जाऊँ तो देखो, दिस इज माय प्रोटॉन. इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करने वाला है? इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. अब ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, बट इट विल continuously lose some energy. It will continuously lose some energy, and एनर्जी लूज करते जाएगा तो ये धीरे धीरे प्रोटॉन के नजदीक जाना स्टार्ट होगा. गाइस, आर यू गेटिंग इट? चकली जैसे दिखेगा ये, या फिर जलेबी जैसे दिखेगा शेप इसका. ठीक है गाइस. इट विल कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, एंड ये अगर अपनी एनर्जी लूज करेगा तो प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. ये थोड़ी ना प्रोटॉन इसको छोड़ने वाला है. तो प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहा है, एंड ये धीरे धीरे प्रोटॉन के नजदीक चले जा रहा है. एंड एक पॉइंट जरूर ऐसे आएगा व्हेन
it will spiral into proton and eventually it will collide with proton. ठीक है, जब खत्म। गाइस आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो मुझे बताओ, जिस पॉइंट पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, कुछ बचा ही नहीं, दे विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन, एंड उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो मुझे बताओ, एटम एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी, एटम इज स्टेबल और अनस्टेबल, सो दिस थियरी मेक्स एटम look very unstable, really unstable. Getting it, guys? But why it would lose energy? गाइस तुम लोग ही मुझे बताओ, कोई रोटेट करने वाली चीज कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट सिर्फ होते रहेगी क्या? मुझे बताओ, ये मेक सेंस कर रहा है क्या? तुम लोग ऐसे कंटिन्यूसली किसी चीज को रोटेट कर रहे हो? अगर अभी तुम लोगों को और जरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा किसी चीज को रोटेट करके दिखा के, बट स्टिल इफ यू आर रोटेटिंग समथिंग, तो वो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम ऐसे रोटेट कर पाएगा क्या? इज इट फिजिबल? ये हम लोगों को सोच के करेक्ट लग रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, it does not explain, it does not explain, it doesn't हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट अभी के लिए ये इतना लिख के रखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। हम लोग हीलियम के डिविएशन के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों बात करेंगे? ठीक है, तो हाइड्रो ऑब्जर्वेशन में हम लोग हीलियम के डिविएशन के बारे में बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स के डिविएशन के बारे में बात होती है। ठीक है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। बाय द वे गाइस, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी वाज देयर इन योर 10th सिलेबस। ठीक है, एक बार चाहिए तो तुम लोग उसमें से अब पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में से रीड कर लेना एक बार। ठीक है, ओके गाइस, लिख लो, ये कंप्लीट कर दो, 2 लाइंस में खत्म कर दो। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम करके एक पूरा अलग से हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे, तो रदरफोर्ड की थियरी इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ओके गाइस, किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड रेस करो। किसी का अगर लिखना बाकी है तो हैंड रेस करना जरा। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का लिखना बाकी है क्या? इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल डाउन होके कोलाइड हो गया, तो दे विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन, दे विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन। ओके गाइस, चलो लिख के हो गया होगा सबका। लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। गाइस ये तुम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि नहीं किया है? सच सच बता, ये पहले स्टडी किया है ना तुम लोगों ने? मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, व्हाट इज इट्स मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वेरी नाइस ईशान, करेक्ट बोल रहे हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो गाइस याद रखो, बहुत सी बार प्रोटॉन्स के साथ कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। बट मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने वाला हूँ, तुम लोगों में से कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स भी भेजा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन
तो हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनाइजेशन पढ़ा था गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनाइजेशन पढ़ा था। मुझे बताओ, आयनाइजेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज में से हम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो मुझे बताओ उसे हम लोग एज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज कर पाएंगे क्या? किसी चीज की अगर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम लोग उसे एज अ कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उसे हम लोग एज अ कांस्टेंट यूज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो, अगर तुम लोगों के पास न्यूट्रल एटम है, अगर तुम लोगों के पास न्यूट्रल एटम है, तो तुम लोग बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू जेड। अगर न्यूट्रल है, तो उसमें जितने प्रोटॉन है, अगर 10 प्रोटॉन रहेंगे, 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो। अब मुझे बताओ, अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव हुआ तो, अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव हुआ, तो उसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन का नंबर? अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव है, कोई एटम पॉजिटिव है, तो इट शुड कंटेन हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन और हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अविष्कार करेक्ट आंसर है। ओके, तो जयश आयुष करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, ईशान करेक्ट आंसर है। तो ओवर हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऐसे टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स चार्ज, सॉरी जेड माइनस चार्ज। ठीक है गाइस, तुम लोगों को इतना ही याद रखना है। ऐसे टाइम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? जेड माइनस चार्ज। ये कैसे होता है वो मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इतना याद रखना। अब, इफ समथिंग इज नेगेटिवली चार्ज, इफ एन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, तो मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। पायल ने पहले ही आंसर दे दिया है, वेरी नाइस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके गाइस, एंड यहाँ पे अगर तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा जेड माइनस चार्ज। ठीक है, दोनों जगह पे फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, जेड माइनस चार्ज, और एग्जाम में तुम लोगों को चार्ज पहले से दिया होगा। ठीक है गाइस, तो प्रोटॉन का नंबर हमेशा कितना रहने वाला है गाइस? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कितने रहेंगे? फाइनली अगर मैं तुम लोगों को पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कितने रहेंगे? जेड जितने ही रहेंगे, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड माइनस चार्ज होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लिख दो जरा, इसके एग्जाम्पल्स लिख दो। O8, N7, C6, H1, He2। ठीक है, अब मुझे बताओ इनके ऊपर मैंने कुछ चार्ज लिया है क्या? इनके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है। तो चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया, यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया, मतलब E इज इक्वल टू कितना हुआ? जेड ही हो गया। गाइस आर यू गेटिंग इट? चार्ज अगर जीरो, तो E इज इक्वल टू जेड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का नंबर सेम रहने वाला है। एंड मुझे बताओ कितना होगा? तो ये जेड जितना होगा, जेड, ये नीचे लिखा हुआ नंबर। मुझे बता, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। नाइट्रोजन में 7। ऑक्सीजन में 6। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। एंड हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। गाइस समझ में आ रहा है? दिस नंबर विच इज रिटन बिलो द सिंबल इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर। तो अब ये था एटॉमिक नंबर के बारे में। सबका लिख के हो गया? नहीं हुआ होगा शायद से। 1 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिख दो ये आराम से। लिख दो जरा, इसे लिख के कंप्लीट कर दो।
ओके गाइस, हो गया सबका लिख के? नहीं ईशान, ऑल फॉर्मूलाज आर करेक्ट, डोंट वरी। हम लोग इनके एग्जांपल्स लेंगे तब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा उन फॉर्मूलाज के बारे में। Yes, Madhura, we can, and definitely I'll tell you guys that. Just a minute, मतलब अटोमिक नंबर देखते हैं, फिर सिंबल एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस, देखते हैं। तो सेकंड इज एटॉमिक मास, ठीक है? एटॉमिक मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास हम लोग किस चीज को बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है? तो मुझे बताओ, ए की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? ए इज नथिंग बट ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग बोलते हैं जेड, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अभी के लिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे एन से। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूला से अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो क्या बनेगा? अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो क्या बनेगा? ए माइनस जेड, करेक्ट बोल रहे हो सब जन? ए माइनस जेड बनना चाहिए, कुछ लोग जेड माइनस ए बोल रहे हैं। गाइस देखो, ये जेड इस तरफ चला जाएगा तो जेड विल बिकम माइनस, ए नहीं माइनस बनेगा, जेड विल बिकम माइनस। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ तुम लोगों को। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखने जाऊँ तो याद रखो, एटॉमिक मास जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो O16, N14, T12, H1, H1 एंड He4, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को ए पूछा तो 16, 14, 12, 1 एंड 4 ऐसे आएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है गाइस? तो विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स नाउ। तुम लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? एंड देन विल मूव अहेड। तो गाइस चलो, ये लिख दो, कंप्लीट करो इसे। एंड फाइनली एक सिंबल कैसे लिखा जाता है वो देख लो, ठीक है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज, सिंबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, पहले तो कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल समझ लो है एक्स, ठीक है? कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है एक्स। तो एक्स के नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है? याद रखो, नीचे हमेशा छोटा नंबर रहता है विच इज एटॉमिक नंबर, एंड ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा नंबर रहता है विच इज एटॉमिक मास। अब कुछ बुक्स में तुम लोग इसे ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, जेड राइट हैंड साइड पे एंड ए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इवन दिस वन इज करेक्ट, ठीक है? इन सम बुक्स यू विल सी इट लाइक दिस, एक्स, जेड एंड ए, तो इवन दिस वन इज करेक्ट, ठीक है? तो ऑल थ्री रिप्रेजेंटेशंस आर करेक्ट। ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है दैट वी विल जस्ट राइट डाउन इट एज लाइक दिस, लाइक अगर फर्स्ट सिंबल या फिर सेकंड सिंबल या फिर थर्ड सिंबल, ऐसे कुछ हार्डकोर रूल नहीं है। यू कैन राइट एज इट इज, ठीक है? अवर इट यू वांट, बट जस्ट रिमेंबर दिस दैट एटॉमिक नंबर ऑलवेज कम्स बिलो एंड एटॉमिक मास विल कम ऑलवेज अबाउट एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो चलो गाइस, should we move towards some examples? ठीक है? Now I'll give you some elements, ठीक है? तुम लोग इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, एटॉमिक मास लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहता है बाय द वे गाइस? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहता है? Z, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखोगे विच इज Z, कैपिटल Z है ये, विच इज Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे विच इज Z माइनस चार्ज, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखोगे विच इज एटॉमिक मास माइनस जेड, ठीक है? हम लोगों ने ऊपर ये सब देखे थे फॉर्मूलाज, ठीक है गाइस? अगर तुम लोगों का किसी का लिखना बाकी होगा तो पहले लिख दो जल्दी जल्दी, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो।
लिख के हो जाए तो मुझे जस्ट एक डन करके मैसेज भेज देना। ओके गाइस, तो आई गेस हो गया है तुम लोगों का सबका लिख के। शुड वी मूव अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स। H11 नाइट्रोजन 714। ठीक है, तो एकदम सिंपल एग्जांपल्स दिए गए तुम लोगों को मैंने। याद रखो, नीचे वाला नंबर मैं तुम लोगों को चाहिए तो फर्स्ट के लिए निकाल के दिखाता हूँ। तो वो कैसे होगा? जो नीचे वाला नंबर है वो एटॉमिक नंबर बन जाएगा, ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास बन जाएगा। नीचे वाला नंबर ही तुम लोगों के प्रोटॉन का चार्ज है। एंड यहाँ पे जितना प्रोटॉन का नंबर है उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, बिकॉज यहाँ पे चार्ज कितना है? कोई चार्ज है ही नहीं, ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा नहीं है। तो ये भी Z-0 मतलब 1 ही रहेगा। एंड n माइनस माइनस लोअर नंबर, तो ये बन जाएगा 1 - 1 विच इज 0। ठीक है गाइस, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइट चेंज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, और उसके भी हम लोग एग्जाम्पल लिखने ही वाले हैं। तो जरा ये पहले 3 सॉल्व कर लो। एक तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी 2 के आंसर निकालो। चलो जल्दी जल्दी निकालना। ओके आविष्कार, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आविष्कार करेक्ट आंसर है, गुड। गाइस तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर सेंड करने हैं मुझे। ठीक है, ईशान करेक्ट आंसर है। पहले दोनों आंसर निकाल लो और उसके बाद टाइप करते बैठना। ठीक है, ओके मधुर, आएगा आपने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर ली है। वैष्णवी करेक्ट आंसर है। चलो गाइस देखो, याद रखो, ईशान करेक्ट आंसर है। लोअर नंबर इज जेड एटॉमिक नंबर, अपर नंबर इज ए एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर मतलब लोअर नंबर विच इज 2, अपर नंबर इज एटॉमिक मास विच इज 4, प्रोटॉन का नंबर विच इज जेड, तो ये भी आ जाएगा 2। अब इलेक्ट्रॉन इज जेड माइनस चार्ज, हीलियम हम लोगों को न्यूट्रल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे भी जेड माइनस जीरो मतलब 2 - 0 2। एंड अपर नंबर माइनस लोअर नंबर ए माइनस जेड विच विल बिकम 2। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो, नीचे वाला नंबर 7 एटॉमिक नंबर बन गया, एटॉमिक मास ऊपर वाला नंबर विच इज 14, प्रोटॉन नीचे वाला नंबर मतलब जेड। अब इलेक्ट्रॉन मतलब जेड माइनस चार, चार जीरो है तो सॉरी, चार्ज जीरो है तो 7 - 0 विच विल बिकम 7। एंड फाइनली अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो 14 - 7 विल बिकम 7। गाइस किसी को डिफिकल्ट जा रहा है क्या? देखो, दिस वॉज 14 ना, कुछ लोगों ने इसको 12 समझ लिया है। वाई चार्ज जीरो? चार्ज कब आता है मैं तुम लोगों को उसका एग्जाम्पल अभी जस्ट दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो, अगर तुम लोगों को ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दिया, ओ 8 16 -2, अब दिख रहा है इस चार्ज? अब चार्ज दिख रहा है क्या? अगर चार्ज लिखा होगा तो ही चार्ज मॉलिक्यूल है। तो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद 2 एग्जांपल तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? ये नीचे वाला नंबर बन जाएगा जेड, यहाँ पे ये ऊपर वाला नंबर बन जाएगा ए। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? 8, ऊपर वाला नंबर ए, सॉरी ऊपर वाला नंबर 16। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू जेड, तो नीचे वाला नंबर 8,
अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। वेरी नाइस आयुष, करेक्ट बोल रहे हो, आविष्कार करेक्ट आंसर है। तो 8 माइनस चार्ज कर रहे हैं ना, तो चार्ज कितना है, चार्ज इज -2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 + 2 विच विल बिकम 10। एनी डाउट गाइस, तनिष करेक्ट आंसर था, ईशान करेक्ट आंसर था, लव्य करेक्ट आंसर था, ठीक है। एंड फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, 16 माइनस 8 विच विल बिकम 8। गाइस चार्ज वाले कंपाउंड्स का समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। अब इसका मैं जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जस्ट मिनट, हाँ ओके, इसका मैं जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 कैसे हुए। मुझे बताओ, माइनस बढ़ा दिया, एम आई राइट, -2 चार्ज मीन्स वी हैव एडेड 2 मोर नेगेटिव चार्जेस, एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो दिस मीन्स व्हाट, वी हैव एडेड 2 मोर इलेक्ट्रॉन, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इन विच वी हैव एडेड 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 विल बिकम 10। तो तुम लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट वी विल डू, विल जस्ट डू जेड माइनस चार्ज, ठीक है, जेड में से चार्ज को माइनस करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी मैं अगर एग्जांपल दूंगा तो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो गाइस, ये अगले जो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स दिए उन्हें सॉल्व करो। नेक्स्ट 4 examples have been given, so please solve them। किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज बताओ। इसमें डाउट आने जैसा इतना कुछ है नहीं, बहुत बेसिक है ये, ठीक है, बट वी शुड नो इट, ओके। इट इज फाइन गाइस इफ यू डोंट सेंड मी द आंसर्स, ठीक है, पहले आराम से सॉल्व कर लो। आविष्कार करेक्ट आंसर है, बस आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले नहीं है तो वो निकाल लो। नहीं, आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकाले, सॉरी। सृष्टि करेक्ट आंसर है, आविष्कार करेक्ट आंसर है, तनिष करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है दिशा, श्रेया करेक्ट आंसर है, मधुरा करेक्ट आंसर है, तनिष करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। गाइस सारे के सारे आंसर्स एक के बाद एक कॉमा करके सेंड कर देना। आविष्कार करेक्ट आंसर है, आविष्कार आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गलत लिखे हैं, लास्ट वाले क्या है कैसे एक बार क्रॉस चेक कर लो। नहीं नहीं नहीं, आविष्कार करेक्ट आंसर है, सॉरी, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। गाइस सारे के सारे आंसर्स एक साथ एक ही लाइन में दे देना, इट वुड बी इजी फॉर मी टू इवैल्यूएट। ईशान करेक्ट आंसर है, करण ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस, सारे के सारे करेक्ट आंसर्स है, एक के बाद एक कॉमा डाल के आंसर सेंड कर सकते हो तुम लोग। ओके, लव्य हरी करेक्ट आंसर है। सोम वाला, सोम आपके लास्ट वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा गलत है, देखो क्रॉस चेक करो एक बार। चलो गाइस देखते हैं, अभी सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाले में अगर देखोगे तो नीचे वाला नंबर क्या रहेगा, जेड, तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा नीचे वाला नंबर विच इज 6, ऊपर वाला नंबर विल बिकम एटॉमिक मास। अब ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, मतलब 12 - 6, सॉरी, प्रोटॉन का
नंबर है ना, तो प्रोटॉन के नंबर कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। अब एटॉमिक नंबर माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा +8। अब अपर नंबर माइनस लोअर नंबर मतलब 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब Z नीचे वाला नंबर विच इज 11, 23 ऊपर वाला नंबर मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z विच इज 11, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइट चेंज एंड 11 माइनस चार्ज कितना है, +1 है, मतलब 11 माइनस 1 एंड 11 माइनस 1 विल बिकम 10, ठीक है। फाइनली अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो 23 माइनस 11 विल बिकम 12। गाइस एनी डाउट? यहाँ पे नीचे वाला नंबर 17, ऊपर वाला नंबर 35, प्रोटॉन का नंबर मतलब Z विच इज 17। अब चार्ज अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिए, तो 17 माइनस चार्ज इज -1, तो 17 + 1 विल बिकम 18 एंड फाइनली अपर नंबर माइनस लोअर नंबर 35 माइनस 17 विल बिकम 18, ठीक है। तो दीज आर द आंसर्स। एनी डाउट गाइस? किसी को कुछ डाउट या फिर प्रॉब्लम? ओके गाइस, सेम टेबल हम लोग फॉलो करने वाले हैं, सेम टेबल वापस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, सिर्फ इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड। अब कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये हम लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मैं तुम लोगों को कंसेप्ट समझा दूंगा, डोंट वरी। याद रखो, दीज टू डज नॉट एग्जिस्ट, दीज टू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कंपाउंड के लिए एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास नहीं रहता, मॉलिक्यूलर मास रह सकता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं रहता। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं इसे मॉलिक्यूलर मास ही बोल देते हैं। गलत क्यों लिखे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इनका यूज कब होगा, कैसे होगा, वो तुम लोग को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर क्या है, Z। तो तुम लोगों को कंपाउंड्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर काउंट करके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल पाएंगे हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, Z माइनस चार्ज, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा, A माइनस Z, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, कंडीशन अप्लाइड कि तुम लोग एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओ। मैं एक तुम लोगों को सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करा रहा हूँ। देखो, तुम लोगों को कंपाउंड देके रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड पहले से तुम लोगों को पता है, ये तुम लोगों को एग्जाम में दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो तुम लोगों को चैप्टर के एंड तक याद हो जाएगा। कार्बन इज 6C12 एंड ऑक्सीजन इज 8O। को इसका एटॉमिक नंबर एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे बिकॉज कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग, बट वी कैन फाइंड इट, ठीक है, जस्ट टू मेक आवर लॉजिक्स क्लियरर, ठीक है, या फिर जस्ट टू मेक आवर कंसेप्ट क्लियरर, वी कैन काउंट इट, ठीक है। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है गाइस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कितना दिख रहा है, 6। तो 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, बताओ, 6 प्लस कितना होगा, 6 प्लस कितना करोगे, 8, बस 8 ही करोगे पक्का? आयुष करेक्ट बोल रहे हो, 6 प्लस 16 करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। 6, ईशान करेक्ट बोल रहे थे, 6 प्लस 2 इंटू 8, 16 करना पड़ेगा बिकॉज 2 ऑक्सीजन है। गाइस आर यू गेटिंग इट? 6 प्लस 16 कितना होगा, फॉलोइंग और नॉट गाइस? अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग निकालने गए, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना आएगा, 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना लूँ मैं गाइस, ऑक्सीजन का मास में कितना लूँ, ऑक्सीजन का मास 32 लूंगा, करेक्ट बोल रहे हो। देखो, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 32, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 12 हो जाएगा 44, ठीक है। अब जैसे ही तुम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, अब प्रोटॉन का नंबर निकालना सिंपल हो जाएगा। मुझे बताओ प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, Z होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है हम लोगों को, 22। अब ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, Z माइनस चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, चार्ज 0, तो Z माइनस चार्ज मतलब 22 माइनस 0, खत्म। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 44 माइनस 22 कितने बचेंगे, 22। गाइस गेटिंग इट? सी, ये एटॉमिक नंबर तो पूरा गलत कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है, बट अगर तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन काउंट करना है तो हाइपोथेटिकली हम लोगों को ये काउंट करना
नेसेसरी है, हाइपोथेटिकली हम लोग काउंट करेंगे सो दैट हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इजीली काउंट कर पाए। अब गाइस अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूं तो तुम लोग सॉल्व करोगे? ओके गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलो गाइस मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व कर दो। देखते हैं। SO2, सल्फर 16, 32, ऑक्सीजन 8, 16, SO4 -2 सल्फेट आयन, sulfur is 16, 32, oxygen is 8O 16, and finally NH4 plus, nitrogen is 797N14 and hydrogen is 1H1। ठीक है गाइस, तो ये तीन एग्जांपल अभी तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व देम। चलो, आंसर अगर नहीं सेंड करोगे तो भी चलेगा। वृष्टि करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। गार्गी करेक्ट आंसर है। गार्गी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मिस्टेक की है, जरा एक बार क्रॉस चेक करना उसे। नब्बे करेक्ट आंसर है। मथुरा करेक्ट आंसर है। ईशान करेक्ट आंसर है। शुभम करेक्ट आंसर है। ईशान करेक्ट। विस्तार, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके चलो गाइस, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट टाइम। तनिष, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। चलो देखते हैं अभी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, SO2 के केस में अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो नीचे वाले नंबर की एडिशन करनी है। तो नीचे 16 है, प्लस ऑक्सीजन दो बार है, तो 8 × 2, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, 16 + 16 विच इज 32। ठीक है। सल्फर, सल्फर का नंबर है 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, एंड 16 और दो टाइम्स है तो × 2, तो ये हो जाएगा 32 + 32, 64। अब जेड का नंबर कितना आएगा? जेड इज 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? जेड माइनस चार्ज, चार्जलेस है, तो ये भी रह जाएगा 32।
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो यहाँ पे a माइनस जेड 64 माइनस 32, ये भी बन जाएगा 32। ठीक है, आयुष करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, ऑक्सीजन इज 8 इंटू, 4 ऑक्सीजन है तो 4, तो 16 इन प्लस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 16 48। ठीक है, अब मास के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो सल्फर एक है तो 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 64 प्लस 32 विल बिकम 96। गाइस समझ में आ रहा है, आयुष करेक्ट आंसर है। अब प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा, प्रोटॉन का नंबर हमारे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जितना मतलब 64। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा 48 माइनस माइनस 2, 48 माइनस माइनस 2 which will become 50 and a माइनस जेड 96 माइनस जेड 48, खत्म। ठीक है, अब अमोनियम, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम, एंड अमोनियम के केस में कैसे होगा, तो देखो नाइट्रोजन 7 प्लस हाइड्रोजन 4 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 11। अब एटॉमिक मास 14 प्लस 4 इंटू 1 विच विल बिकम 17। ठीक है गाइस, 17 नहीं 18 बनेगा ये, सॉरी, तो 18। अब आगे प्रोटॉन का नंबर मतलब Z, तो ये बन जाएंगे 11। इलेक्ट्रॉन का नंबर मतलब Z माइनस चार्ज, चार्ज 1 है, तो दिस विल बिकम 10। एंड अपर नंबर माइनस लोअर नंबर मतलब A माइनस Z, तो 18 माइनस 11 विल बिकम 7। ठीक है गाइस, आ गए थे सबके आंसर्स, आयुष करेक्ट आंसर था। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट concept which we are going to learn is iso series, is iso series। अब आइसो सीरीज तुम लोगों ने पहले भी कभी ना कभी पढ़ी होगी। आइसो का मीनिंग कोई बताना चाहेगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो वर्ड। वन ना, वन तो नहीं होता, सेम, आइसो मतलब सेम, तनिष करेक्ट बोल रहे हो, यश सेम करेक्ट बोल रहे हो, तो आइसो मीन्स सेम। एंड आइसो सीरीज में हम लोग चार चीजें पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे आइसो टोप, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसो टोन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एंड फोर्थ विच हम लोग पढ़े विच विल लर्न इज आइसो बार। ठीक है, तो फोर्थ वन इज आइसो बार। अब आइसोटोप, इनको याद रखना भी थोड़ा इजी हो जाता है, इनके नाम की वजह से इनको याद रखना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। आइसोटोप कंटेन्स आइसोमर्स, तुम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, आइसोमर्स तुम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इन वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। दिस इज आइसोटोन, आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोप में तुम लोगों को पी दिख रहा है, तो इसमें क्या सेम होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, पी फॉर प्रोटॉन। समझ में आ रहा है गाइस। अब आइसोटोन में तुम लोगों को सेम क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, मतलब क्या सेम हो जाएगा, यहाँ पे एन से दिख रहा है तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या सेम हो जाएगा, सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या सेम हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आइसो बार में क्या सेम हो जाता है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब क्या, सेम एटॉमिक मास। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़े। My earphones are going to run out of the charge. Just a minute, guys. Hold
ओके गाइस, माय ईयरफोन्स आर सून गोइंग टू बी डेड, ठीक है। बट टिल देन विल कंटिन्यू, एंड उसके बाद तुम लोगों को आवाज में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। बट आई गेस वी कैन मैनेज फॉर वन डे, ठीक है। तो आइसोबार, ये ऐसे हम लोग चार चीजें पढ़ने वाले हैं। तो नंबर वन इज आइसोटोप, ए आइसोटोप। एंड आइसोटोप हम लोगों को शॉर्टकट देखना है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बार डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग सिर्फ शॉर्टकट देखेंगे। एलिमेंट्स containing same atomic number but different atomic mass are called as are called as isotopes, ठीक है। They are called as isotopes. Okay. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। अब हम लोगों को ये जितना हो सके उतना शॉर्ट में याद रखना है। तुम लोग क्या याद रखोगे? तुम लोग सिंपली याद रखोगे सेम। क्या रहने वाले हैं? तो प्रोटॉन्स। क्या रहने वाले हैं? सेम। इसमें प्रोटॉन सेम रहेगा। प्रोटॉन सेम मतलब क्या? तो जेड इज सेम। अब डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट रहेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से डिफरेंट हो गए तो ऑब्वियसली एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख दो थोड़े बहुत। ज्यादा नहीं एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग, कुछ थोड़े ही देखेंगे। तो देखो, H11 जिसमें नीचे वाला नंबर Z सेम है बट ऊपर वाला नंबर A डिफरेंट होगा, उसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो H12 इसे हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। एंड H13 इसे हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं। सुना ही होगा इनके बारे में तुम लोगों ने। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, these are three other isotopes of carbon, ठीक है। सिमिलरली नाइट, तुम लोगों ने क्लोरीन के बारे में सुना ही होगा। तो क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एवरेज एटॉमिक मास तुम लोगों ने निकालना सीखा होगा शायद से, पढ़ा है इनके बारे में? ओके। तो अब होमवर्क में तुम लोगों को इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो निकाल के लाने हैं, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्स्ट वाला तुम लोगों को पेयर करके भी दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे का नंबर 111, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर का नंबर माइनस नीचे वाला नंबर A माइनस जेड। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, ठीक है। So this is how you have to do for rest of the other examples. Now, next is isotones. Isotones। अब आइसोटोन्स में सेम क्या रहता है, ठीक है। आइसोटोन्स में सेम क्या रहता है? सेम रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर ए माइनस जेड। अपर नंबर माइनस लोअर नंबर जो होगा, उनका सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो विल गेट अ कांस्टेंट आंसर। एंड डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट इज प्रोटॉन। और एक एग्जांपल अगर देने जाओ, गाइस आई गेस आवाज थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। एम आई क्लियरली ऑडिबल गाइस? एम आई क्लियरली ऑडिबल? ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? नाउ आई एम ऑडिबल, राइट? ठीक है। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अभी।
तो नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, आर्गन पोटेशियम 39 40 एंड कैल्शियम, पोटेशियम 19 39 एंड कैल्शियम 20 40। ठीक है। अब अगर गाइस इन एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट मिलेगा, 6 7। ठीक है। बट न्यूट्रॉन्स का अगर तुम लोग नंबर देखोगे, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज कर दो, फर्स्ट एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज कर दो, गलत एग्जांपल ऐड कर दिया था मैंने, कार्बन 13 एंड 6। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपर नंबर माइनस लोअर नंबर 7, यहाँ पे भी अपर नंबर माइनस लोअर नंबर 7। तो न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, बाकी के एग्जांपल में भी चेक कर लेना, न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में थोड़ी सी मिस्टेक थी जो कि रेक्टिफाई हो गई हम लोगों से। ठीक है। अब सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, isoelectronic which is very important. Now why it is important? ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या होने वाला है, यहाँ पे सेम क्या होने वाला है, सेम इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एल्स z माइनस चार्ज। डिफरेंट क्या होगा, एवरीथिंग एल्स इज डिफरेंट, एवरीथिंग एल्स इज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे z भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे z भी डिफरेंट होगा, a भी डिफरेंट होगा, a माइनस जेड भी डिफरेंट होगा, एवरीथिंग इज डिफरेंट एक्सेप्ट जेड माइनस चार्ज। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे बन सकते हैं, मैं तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ, n 7 14 माइनस 3, o 8 16 माइनस 2, 9 f 19 माइनस 10 ne 20, 11 na 23 plus 12 mg 24 plus 2, similarly 13 al 27 plus 3। ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज z a, ऑलमोस्ट हर एक चीज डिफरेंट है, बस एक ही चीज सेम आएगी, क्या सेम आएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, z माइनस चार्ज। पहले वाले में देखो 7 माइनस माइनस 3 विल बिकम 10, सेकेंड वाले में 8 माइनस माइनस 2 विल बिकम 10, थर्ड वाले में 9 माइनस माइनस 1, दिस वन विल ऑल्सो बिकम 10, एंड बाकी सारे भी वैसे ही 10 आते रहेंगे। तो दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, टिल नाउ। अब डी, डी इज आइसोबार, जिस किसी का लिखना बाकी होगा आई विल गिव सम टाइम फॉर यू गाइस। ठीक है। तो सेम रहता है यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज सेम ओवर हियर, एंड डिफरेंट रहता है, डिफरेंट रहता है z या फिर a माइनस जेड। ठीक है। एटॉमिक मास यहाँ पे डिफरेंट रहे, सेम रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें डिफरेंट रहेंगी। एग्जाम्पल, C6 14 N7 14। ठीक है। आर्गन 18 40, कैल्शियम, कैल्शियम 20 40। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को प्रोटॉन के नंबर भी डिफरेंट दिखेंगे, न्यूट्रॉन के नंबर भी डिफरेंट दिखेंगे, सिर्फ टोटल एटॉमिक मास सेम दिखेगा, दोनों के एडिशन जो है वो सेम आएगी। ठीक है। देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्रोटॉन इज 6, न्यूट्रॉन इज अपर माइनस लोअर 14 माइनस 6 विच इज 8, बट इन दोनों के एडिशन एटॉमिक नंबर इज सेम 14, 7 14 माइनस 7 7, बट इन दोनों के एडिशन 14। तो एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम,
बट रेस्ट ऑफ ऑल इज डिफरेंट, ठीक है, इस है वो सेम रहेगा, एटॉमिक मास विल रिमेन सेम। एंड डाउट किसी का भी अगर कुछ लिखना बाकी होगा तो कंप्लीट कर दो लिख के। अगेन गाइस, तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद नहीं रखना है, तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कोई एक पेयर दी रहेगी, ऐसी एक पेयर दी रहेगी, एंड दे विल आस्क यू इफ दिस पेयर इज आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ रहा है गाइस? तुम लोगों को ऐसे कोई भी एक रैंडम पेयर का एग्जाम्पल दिया जाएगा, एंड दे विल आस्क यू इफ दिस इज आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, तो तभी तुम लोगों को उसको आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये लिख के कंप्लीट कर दो। गाइस लिख के हो जाए तो मुझे बता देना। इस कार्बन के 3 आइसोटोप रहते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है, तो ऑल 3 आर करेक्ट।
ओके गाइस, हो गया सबका लिख के? शुड वी मूव अहेड? चलो, हो गया होगा सबका लिख के ना। नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अच्छे से इसमें ध्यान देना, ठीक है? विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नाउ आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी लाइट एग्जैक्टली रहती क्या, इसके बारे में सोचा है या नहीं सोचा है, बट लाइट पोजेसेस टू नेचर, ये इतना पढ़ा है कि तुम लोगों ने कि लाइट के नेचर क्या रहता है, या फिर लाइट कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कि लाइट ये पार्टिकल है क्या? व्हाट डू यू थिंक, लाइट जो रहती है वो पार्टिकल है क्या? कभी लाइट के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? ओके, सो हम वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो लाइट लाइट कौन से नेचर की होगी, मतलब लाइट एक सब्सटेंस जो है वो कैसे होगा, ये बोल रहे हैं कुछ। तो लाइट हैज टू नेचर, लाइट हैज टू नेचर्स, नेचर याद रखना। इट इज मासलेस, उसका मास कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। एंड इट हैज टू नेचर, नंबर वन इज नंबर वन इज वेव नेचर, एंड नंबर टू इज पार्टिकल नेचर। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर वो एक वेव में भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है गाइस? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नेचर, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, पार्टिकल क्या रहती है और वेव क्या रहता है, ठीक है? तो वेव वेव फॉर्म इज अ कंटिन्यूअस नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, वेव फॉर्म इज अ कंटिन्यूअस नेचर, इज अ कंटिन्यूअस नेचर। अगर एक कंटिन्यूअस है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नेचर। गाइस, अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए तुम लोग प्लीज कुछ भी क्वेश्चन मत पूछना, तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन आए पकड़ के रखो, लिख के रखो साइड में चाहिए तो। एंड हाफ एन आवर के बाद तुम लोगों को अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन डाउट्स रहे तो पूछना मुझे। अभी के लिए सिर्फ अच्छे से सुनते रहो, ठीक है? यू लाइक इट, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे आंसर देना, रिप्लाई देना, ठीक है? अभी के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट अच्छे से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो कंटिन्यूअस नेचर और पार्टिकल डिसकंटिन्यूअस नेचर, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, अगर मेरे पास एनर्जी के लेवल्स होंगे, ठीक है? अगर मेरे पास एनर्जी के लेवल्स होंगे तो कंटिन्यूअस नेचर में कंटिन्यूअस नेचर में वो एनर्जी का लेवल ऐसे स्टेडीली डिक्लाइन होगा, ठीक है? अगर मेरे पास कंटिन्यूअस नेचर है तो इट विल डिक्लाइन स्टेडीली, एनर्जी विल डिक्लाइन स्टेडीली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है गाइस? मतलब क्या? तो इफ यू हैव अ बॉल और वो एक बहुत ऊपर की हाइट पे है, अगर समझो एक बॉल है जो बहुत ऊपर की हाइट पे है और वो उस हाइट से नीचे आ रहा है, तो मुझे बताओ ये एनर्जी के हर एक लेवल को टच करते हुए आएगा। यहाँ पे इसकी एनर्जी 10 थी, 10 पे से ये 0 पे आते वक्त ये धीरे धीरे हर एक एनर्जी के लेवल को टच करते हुए आएगा, ठीक है? अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर व्हाट विल हैपन, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस नेचर व्हाट विल हैपन, तो समझो कि बॉल ये पहले 10 जूल्स या फिर 10 की एनर्जी पे था, हम लोगों को यूनिट से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे गाइस, ठीक है? तो ये 10 जूल्स पे था, समझ लेते हैं 10 पे था, तो 10 पे से वो डायरेक्ट आ जाएगा 8 पे, वो डायरेक्ट आएगा 8 पे, बीच में कुछ 9 आया क्या? नहीं आया। 8 पे से वो डायरेक्टली आ जाएगा 6 पे, 6 पे से इट विल डायरेक्टली कम टू 4, आफ्टर 4 इट विल डायरेक्टली कम टू 2। ओके, ये जरा काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, ज्यादा स्टेयरकेस बन गए, ठीक है? तो अज्यूम करो कि ये 12 पे था, ठीक है? ये कौन से एनर्जी लेवल पे था? 12 पे था, ठीक है? तो फ्रॉम 12 इट विल नॉट गो टूवर्ड्स 11.9 11.8, ऐसे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा? इट विल डायरेक्टली कम टू 10, देन 8, देन 6, देन 4, देन 2, एंड फाइनली 0, एंड फाइनली 0, ठीक है? तो मुझे बताओ, यहाँ से जब हम लोग बॉल को ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हम लोग जब बॉल को ड्रॉप करेंगे
तो बॉल कैसे जाएगा, कंटिन्यूअस नेचर दिखाएगा या डिसकंटिन्यूअस। तो ये 12 पे से डायरेक्टली चला जाएगा 10 पे, 10 पे से डायरेक्टली चला जाएगा 8 पे, 8 पे से डायरेक्टली आ जाएगा 6, then 4, then 2 and then 0. Now tell me, it is declining continuously या discontinuously? तुम लोगों ने बॉल को कभी स्लोप पे से अगर फेंका होगा तो तुम लोगों को पता होगा धीरे धीरे कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जाता है, ठीक है। बट अगर किसी स्टेयरकेस पे डालोगे तो वो डुप जंप 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 जंप। डिफरेंस समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस नेचर एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर का? गाइस इज इट क्लियर? कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस ये क्लियर हो गया पक्का? स्लोप पे से अगर वो जाएगा तो वो आराम आराम से नीचे जाएगा हर एक पॉइंट को टच करते हुए। बट अगर हम लोग स्टेयरकेस में से जा रहे हैं, मतलब स्टेयरकेस मतलब क्या, तो डिसकंटिन्यूअस नेचर, तो वो स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन होते जाएगा, ठीक है। बट इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस, वो डायरेक्ट नीचे आएगा, वापस डायरेक्ट नीचे, वापस डायरेक्ट नीचे, वापस डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो गाइस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस नेचर एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर। अब वेव क्या है या फिर लाइट वेव फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके पहले तुम लोगों को इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन का इंटरफेरेंस का कंसेप्ट पता है क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अभी हम लोग जरा वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट वेव नेचर कैसे दिखाती है। तो डू यू नो अबाउट इंटरफेरेंस? यू डोंट नो अबाउट इंटरफेरेंस? ओके, तो गाइस वेव्स के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मुझे तुम लोगों को इंटरफेरेंस क्या होता है वो बताना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, लेट मी रिपीट अगेन। केमिस्ट्री में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, बट अभी तुम लोगों को वेव्स के बारे में पढ़ाना है, तो इंटरफेरेंस यू शुड नो अबाउट इंटरफेरेंस। तो पहले हम लोग इंटरफेरेंस क्या होता है वो पहचान लेते हैं, ठीक है। अगेन डायग्रामेटिकली बनाने के बदले मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ सो दैट तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि वेव इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। इंटरफेरेंस मतलब क्या? तो व्हेन टू वेव्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वो क्या होता है वो जरा मैं एक वीडियो के थ्रू बताता हूँ, तब तक तुम लोग ये डायग्राम बना लो। मैं एक वीडियो सर्च करता हूँ, तब तक तुम लोग इस डायग्राम को बना लो। ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा लेटेंसी हो सकती है, ठीक है। हम लोग जूम मीटिंग पे वीडियो प्ले करने वाले हैं, थोड़ी सी लेटेंसी आ सकती है, बट होपफुली यू कैन सी इट, ठीक है। डायग्राम बाद में बना लेना, ठीक है। अभी तुम लोगों को वीडियो, जस्ट वीडियो देख लो पहले कैसे हो रहा है, ठीक है। So this guy is explaining everything. Now he'll take these one of these balls and ये पानी में इसको ऐसे रिपल्स क्रिएट करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। सो दैट वेव्स जनरेट होंगी। तो जरा देखते हैं वेव्स कैसे जनरेट हो रही है। देखो गाइस, पहले वो एक ही बॉल को यूज करके वेव्स जनरेट करने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो जा रहा है वीडियो, देखो यू कैन सी द वेव्स, वेव्स जनरेट होते हुए दिख रही होंगी तुम लोगों को। अब देखो गाइस कितनी यूनिफॉर्म पैटर्न में वेव्स जनरेट हो गई है, ठीक है। अब वो इस वेव के साथ दूसरे बॉल से दूसरी वेव जनरेट करेगा एंड इन दोनों में इंटरेक्शन जो हो रहा है वो हम लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब नाउ टू वेव्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तुम लोगों को दिख रहा होगा गाइस, कैन यू सी इट? पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तुम लोगों को एकदम मस्त वाला, अच्छा खासा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, देखो। कैन यू सी इट गाइस? ओके, तो ओवर हियर टू वेव्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब ये इंटरेक्शन का एक्सप्लेनेशन जरा देता हूं मैं, कैसे हो रहा है ये इंटरेक्शन वो जरा देखते हैं। देखो, अगर दो वेव्स इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। लिखने के लिए मैं तुम लोगों को बाद में टाइम दे दूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन समझ लो। दो वेव्स इंटरेक्ट अगर कर रही है तो वो दो मेथड से, दो पैटर्न में कर सकती है।
एक तो वो सेम साइड से वेव्स जनरेट हो सकती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो मूव हो सकती है। अब नाउ इफ टू वेव्स आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन इन सेम फेज, इसे हम लोग बोलते हैं दे आर इन सेम फेज, ठीक है, इन फेज वेव्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं इन फेज वेव्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर जनरल लैंग्वेज में दूं तो देखो, अगर समझो तुम लोगों में से कोई दो लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ, मतलब मैं दूर जा रहा हूँ, तुम लोगों को डाउट पूछना है, तो तुम लोग मुझे यहाँ से आवाज दे रहे हो सर, ठीक है, तुम लोग यहाँ से मुझे आवाज दे रहे हो, एंड तुम लोग दो लोग एक ही डायरेक्शन से अगर मुझे आवाज दोगे तो मुझे बताओ तुम लोगों का आवाज एम्पलीफाई होगा, एम आई राइट? तुम लोगों का आवाज इंटेंसिफाई होगा, तुम लोगों की आवाज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी एम्पलीफाई होके, करेक्ट गाइस? तो मुझे बताओ, जहां पे तुम लोगों की आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, वाई? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जो वेव जनरेट हो रही है इट इज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एंड दे आर इन फेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। गाइस गेटिंग इट? इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई एंड दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब अब इंटरफेरेंस सेम डायरेक्शन से हो सकता है या फिर कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन से में भी से अपोजिट डायरेक्शन में से भी तो वेव आ सकती है, ठीक है। तो अज्यूम करो कि यहाँ से दूसरे में आ गई है कार, अब तुम लोग कार के रास्ते में खड़े हो, ठीक है, अब तुम लोग कार के बीच रास्ते में खड़े हो, तो डेफिनेटली कार क्या करेगी, कार वाला हॉर्न बजाएगा, एंड अब मुझे बताओ ये हॉर्न तुम लोगों के आवाज के सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है? तो इट इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो तुम लोगों की आवाज की इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तुम लोगों की आवाज की इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो इट विल डिक्रीज, करेक्ट बोल रहे हो, इट विल डिक्रीज। नाउ दिस टाइप ऑफ वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे या डिस्ट्रक्ट करेंगे? तो दीज टू will destroy each other, these two will destroy each other, and this type of interference is called as destructive interference। guys समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस विच आर पॉसिबल इन केस ऑफ वेव्स। इसके अंदर तुम लोग और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ोगे, बट अभी के लिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को इतना ही समझना है, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव। एनी डाउट? अब मैंने वापस वीडियो ओपन कर लिया है, अब वीडियो में मैं तुम लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा, तुम लोग मुझे बताओगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव। गाइस देखो मेरा माउस तुम लोगों को दिख रहा है, कैन यू सी इट? अब मुझे बताओ जहाँ पे मैं माउस रोटेट कर रहा हूँ या फिर जहाँ पे मैं माउस को पॉइंट कर रहा हूँ, उस एरिया में तुम लोगों को क्या लग रहा है, विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस जनरेट हो रही है, आई गेस वहां पे कोई वेव्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तुम लोगों को यहाँ पे वेव दिख रही है क्या गाइस, जहाँ पे मैं माउस पॉइंट कर रहा हूँ उस एरिया में तुम लोगों को वेव्स दिख रही है क्या? आई गेस देयर आर नो वेव्स, सो विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? वेरी नाइस, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, पहले कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव बोल रहे थे, बट गाइस देखो इतने एरिया में तुम लोगों को वेव दिख रही नहीं है, मतलब वेव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ओवर हियर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग। आर यू गेटिंग इट? अभी भी एक स्टूडेंट का आंसर कंस्ट्रक्टिव, दो स्टूडेंट्स का आंसर कंस्ट्रक्टिव आया था। गाइस तुम लोगों को यहाँ पे वेव्स दिख रही है क्या? देखो इस एरिया में तुम लोगों को वेव्स दिख रही है क्या? स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइंस है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओके। तो इतने एरिया में तुम लोगों को स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, और डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ पे तुम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। उसी बदले उसके बीच वाले एरिया में देखो, यहाँ पे बीच वाले एरिया में तुम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी वेव्स दिखेंगी, यहाँ पे बीच वाले एरिया में तुम लोगों को दिख रहा है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से टाइप का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? बीच वाले एरिया में जहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी वेव्स दिखेंगी, उस एरिया में कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है,
तो ओवर देयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग। गाइस, एनी डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो ये हो गया पानी के अंदर की वेव्स, ठीक है। दिस वाज रिगार्डिंग वेव्स इन वाटर, ठीक है। अब हम लोग लाइट ये वेव कैसे है वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब लाइट का वेव नेचर अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। नाउ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड यंग, ठीक है, जिसके बारे में तुम लोग फिजिक्स में देखोगे। अब अज्यूम करो तुम लोगों के पास ऐसे एक टॉर्च है, ठीक है, तुम लोगों के पास ऐसे एक टॉर्च है, ठीक है। अब इस टॉर्च के सामने तुम लोगों ने एक स्क्रीन रख दी है। इस टॉर्च के सामने तुम लोगों ने एक स्क्रीन रख दी है, एंड स्क्रीन के अंदर तुम लोगों ने दो छोटे छोटे होल्स रखे हैं। स्क्रीन के अंदर तुम लोगों ने दो छोटे छोटे होल्स रखे हैं। अब तुम लोगों ने टॉर्च ओपन कर दी, तुम लोगों ने टॉर्च ऑन कर दी। अब मुझे बताओ, जैसे ही तुम लोग टॉर्च ऑन करोगे, इसमें से लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है। इसके सामने तुम लोगों ने एक पर्दा रखा है। अब मुझे बताओ, पर्दे के ऊपर तुम लोगों को क्या दिखेगा? उसके सामने तुम लोगों ने एक सेकंड स्क्रीन रखी है। मुझे बताओ, सेकंड स्क्रीन के ऊपर तुम लोगों को क्या दिखेगा? देयर आर टू होल्स ओवर हियर, याद रखो, देयर आर टू होल्स ओवर हियर, ठीक है। दो छोटे छोटे होल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, सामने की तरफ तुम लोगों को क्या दिखेगा? दो डॉट्स दिखेंगे। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अगर तुम लोगों का आंसर दो डॉट्स है तो तुम लोग करेक्ट सोच रहे हो। लॉजिकली स्पीकिंग तुम लोगों को क्या दिखना चाहिए? तुम लोगों को दो छोटे छोटे रेज रेज दिखनी चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को दो छोटी छोटी रेज दिखनी चाहिए। एम आई राइट? ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। दो छोटे डॉट्स में से अगर तुम लोग लाइट सेंड कर रहे हो तो तुम लोगों को दो छोटी छोटी रेज दिखनी चाहिए। बट हम लोगों को ऐसा नहीं दिखता। बट हम लोगों को ऐसा नहीं दिखता। उल्टा हम लोगों को क्या दिखता है? हम लोगों को कंप्लीटली अपोजिट दिखता है। मुझे बताओ, दो होल्स है तो यहाँ पे दो रेस दिखनी चाहिए, बट मिडल में कुछ दिखना चाहिए था क्या? यहाँ पे मिडल में कुछ दिखना चाहिए था क्या? तो यहाँ पे मिडल में लॉजिकली स्पीकिंग कुछ नहीं दिखना चाहिए, बट लाइट के साथ उल्टा होता है। लाइट के साथ टोटली डिफरेंट थिंग हैपेंस। व्हाट हैपेंस? दैट विल सी a very bright light, a very bright spot in the middle. Will see a very bright spot in the middle. उसके बाजू में तुम लोगों को डार्क लाइन मिलेंगी, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद यू विल अगेन सी टू ब्राइट स्पॉट्स, अगेन डार्क लाइन, अगेन विल सी। थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे एकदम ब्राइट स्पॉट, ठीक है, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी बड़ी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाजू में दो थोड़े से कम इंटेंसिटी वाले बट अगेन ब्राइट स्पॉट। बाद में वापस दो डार्क लाइन, एंड अगेन दो और जरा थोड़ी कम इंटेंसिटी वाले और दो ब्राइट स्पॉट्स, अगेन थोड़ी और इंटेंसिटी कम वाले और ब्राइट स्पॉट्स। तो ये ऐसे पैटर्न बनते जाते हैं। ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। अब मुझे बताओ, ये होने का रीजन क्या लग रहा है? ये होने का रीजन क्या हो सकता है? रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट? यहाँ पे हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड जहाँ पे डार्क लाइन है वहां पे हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये हम लोगों को कैसे पता? तो देखो, लाइट अज्यूम करो कि यहाँ से ऐसे वेव फॉर्म में बाहर आई। कौन से फॉर्म में बाहर आई? तो यहाँ पे ऐसे लाइट वेव फॉर्म में बाहर आई। तो अगर इफ इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो यहाँ से भी जब वो बाहर आएगी तो वो यहाँ से भी वेव फॉर्म में ही बाहर आएगी। गाइस, इज इट क्लियर ओवर हियर कि क्या हो रहा है? अब यहाँ से अगर वेव फॉर्म बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वेव फॉर्म ही बनना चाहिए। अगर यहाँ पे वेव फॉर्म बन रहा है तो ऑब्वियसली इस तरफ भी वेव फॉर्म ही बनना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे सेंटर की तरफ, यू कैन सी यहाँ पे सेंटर की तरफ इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है। देखो, यहाँ पे सेंटर की तरफ वेव्स जो है वो ओवरलैप कर रही है। अभी डायग्राम मैंने इतने अच्छे से बनाया नहीं है, बट अगर अच्छे से देखोगे तो सेंटर की तरफ वेव्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एंड इसकी वजह से तुम लोगों को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एकदम ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है। राइट गाइस, इंटरफेरेंस का पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? वेव्स कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे वो समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सेंटर में तुम लोगों को एकदम ब्राइट स्पॉट दिखता है। लेट मी कम बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो। देखो, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। इसने
दो बॉल्स यहाँ पे हाथ में पकड़े हैं एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दीज टू बॉल्स, जहां पे वेव्स जो है वो एक साथ ओवरलैप करते करते आगे बढ़ रही है। इज इट क्लियर? अब एग्जैक्टली लाइट कैसे दिखती है वो भी हम लोग देखने वाले, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए तुम लोग वीडियो को छोड़ के जरा डायग्राम्स के ऊपर फोकस करो, जिस किसी का लिखना बाकी होगा। ऊपर के दो डायग्राम्स, ये बीच वाला रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ ऊपर की जो स्टेयरकेस वाली डायग्राम है वही बनाना है। और तब तक मैं लाइट का इंटरफेरेंस निकालता हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को लाइट का इंटरफेरेंस में बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक तुम लोग वीडियो सॉरी तब तक तुम लोग डायग्राम बनाते बैठो। ओके गाइस, सो नाउ विल सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स कैसे इंटरफेयर करती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन शेयर। सो नाउ गाइस, स्क्रीन शेयर इज ऑन। तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये आदमी है। नाउ दिस पर्सन विल लुक इनटू अ स्क्रीन, ठीक है। वो एक गॉगल टाइप अपैरेटस में देखने वाला है और उसके दूसरी तरफ उसको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने वाला है, ठीक है। तो सी दिस इज द बॉक्स एंड इस बॉक्स के ऊपर की तरफ उसने दो होल्स बना के रखे हैं। तुम लोगों को इस वीडियो का नाम दिख रहा होगा द ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये वीडियो बाद में आराम से देखना, बॉक्स के अंदर उसने कैसे डबल स्लिट अटैच की थी, दो छेद बनाए थे, वो सब वो दिखाएगा। घर पे तुम लोग खुद भी ये बना सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना अगर चाहिए होगा तो। एंड राइट नाउ वी विल सी इट ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो फ्रॉम दैट apparatus ही कैन सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब पैटर्न कैसे दिखता है वो दिखता है। Okay guys, now over here you can see that there is a bright spot in the center. Can you see it? There is a bright spot in the center. After that there are two dark lines. After that there are two dark lines. After that again two bright spots, again two dark lines, again two bright spots, again two dark line, and then a very faint bright spot. Can you see it? Can you see it guys? इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो अभी के लिए ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा वीडियो की हेल्प ले रहा हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री में हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज रहना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों को पता रहना चाहिए, एकदम ज्यादा फिजिक्स में हम लोग इसको इसके घुसना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो लाइट एकदम स्प्रेड हो गई है। लास्ट में अगर तुम लोग देखोगे तो लाइट एकदम स्प्रेड हो गई है। अब मुझे बताओ, इस स्प्रेडिंग में तुम लोगों को किधर भी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है क्या? सी ये कितने इवनली और कंटिन्यूअसली स्प्रेड हुआ है। ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ग्रीन, थोड़ा सा बीच में तुम लोगों को येलोइश दिखेगा एंड देन यू कैन सी रेड। कैन यू सी इट गाइस? यहाँ पे इसका स्प्रेडिंग पैटर्न देखो कितना कंटिन्यूअस है। ब्लू, थोड़ा सा इंडिगो, देन वॉयलेट, ग्रीन, बीच में थोड़ा सा येलोइश कलर एंड देन रेड, ठीक है। तो ये इतना कंटिन्यूअस पैटर्न कब मिलता है? व्हेन इट इज अ वेव। अगर ये पार्टिकल होता तो डेफिनेटली वी कुड हैव सीन सम डिसकंटिन्यूटी, बट सिंस इट इज अ वेव वी कैन सी अ प्रॉपर कंटिन्यूअस पैटर्न। एंड यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज इट इज अ वेव, इंटरफेरेंस है ये, ठीक है। तो सी फ्रॉम माई साइड आई कैन एक्सप्लेन दिस मच, ठीक है। बाकी तुम लोग फिजिक्स में देखोगे, अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा देख लिया, ठीक है। तो लाइट बिहेव्स एज अ वेव, इसमें किसी को भी कुछ भी अभी तकलीफ है क्या? लाइट बिहेव्स एज अ वेव, इसमें किसी को भी कुछ भी तकलीफ है, फिर डाउट है क्या? सबको इतना कंफर्म हो गया कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, ओके। सो आई होप सबको इतना कंफर्म हो गया है, ओके। सो नाउ विल मूव अहेड। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, चलो। आविष्कार, वो जो आप बोल रहे हो वो पूरा पार्ट फिजिक्स का आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ फेज वाला एग्जांपल बोल रहे हो, तो वो आप फिजिक्स में ही कवर करोगे, यहाँ पे नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, तो गाइज ऊपर वाली जो दो डायग्राम्स थी वो आपकी हो गई होगी डायग्राम ड्रॉ करके, आई होप सो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेव नेचर, ठीक है। वेव एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। वेव एग्जैक्टली क्या
कि वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बीच में ये जो मैंने तुम लोगों को पार्ट दिखाया वो तुम लोगों को ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वेव्स। गाइस लेट मी रिपीट, इसके ऊपर तुम लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये नहीं हम लोग समझेंगे तो आगे का टॉपिक हम लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट बिल्कुल नहीं है वेव्स एंड ऑल। बट अगर ये नहीं पढ़ा तो हम लोगों को आगे चीजें समझना बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। अगर तुम लोगों ने ऊपर का ये टाइम पास भी ड्रॉ किया होगा तो डेफिनेटली डजंट मैटर, ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोगों को आगे जाके काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेव्स। मुझे बताओ वेव एग्जैक्टली रहती क्या है, वेव एग्जैक्टली रहती क्या है, बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। वेव का मीनिंग क्या है गाइस, तुम लोगों को पता है ना आज 2 घंटे का लेक्चर है, लेक्चर स्टिल 7 o'clock, सबको पता है ना। कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, आई गेस उनको लग रहा था कि 1.5 hour का लेक्चर है। सबको पता है दैट लेक्चर इज फॉर 2 hours, ओके, ठीक है। तो अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। चलो वो अभी हम लोग देखते हैं वेव क्या है, या फिर वेव को अगर जनरेट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के दिन, तुम्हारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के दिन तुम लोगों को ऐसे एक लाइन में ऐसे कवायद करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाते थे क्या। हमारे स्कूल में होता था जहाँ पे हम लोग ऐसे 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 कुछ अजीबो गरीब एक्सरसाइज करने पड़ते थे, किया है तुम लोगों ने, ओके। अगर नहीं किया है, ओके, बहुत अजीब स्कूल होगी तुम लोगों की, हमारे स्कूल में तो होता था, ठीक है, और बहुत सारे स्कूल्स में होता भी होगा। प्रकार होके कुछ स्कूल में इसको प्रकार बोलते हैं, आई गेस वी यूज्ड टू कॉल इट कवायद, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज करने के लिए हम लोगों को लेके जाते थे, ठीक है। परेड, परेड भी बोलते थे, करेक्ट बोल रहे हो। अब उस टाइम पे लास्ट पोजीशन पे जो लड़का खड़ा रहता था, हमेशा यूजुअली वो मस्ती करने वाला रहता था, एंड उसने अगर समझो, और हमेशा ये होता ही रहेगा, तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा कि लास्ट में जो लड़का खड़ा है या फिर तुम्हारे पीछे वाला जो लड़का खड़ा है वो तुम लोगों को ऐसे पुश कर रहा है। कभी हुआ है ये तुम लोगों के साथ, उसने तुम लोगों को पुश कर दिया, हुआ है क्या, तुम्हारे स्कूल में हुआ ही होगा, बहुत कॉमन चीज है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे तुम्हारे पीछे वाले ने या फिर लास्ट वाले ने सेकंड लास्ट वाले को धक्का दिया, पुश कर दिया, तो वो सीरीज वहां भी खत्म हो जाती है क्या, कि उसने तुम लोगों को पुश किया एंड इट एंडेड ओवर देयर। वो जो पुश है, पुश की एनर्जी, उसने जो तुम लोगों को एनर्जी दी वो वहां पे ही खत्म होती है क्या, नहीं। हम लोग फिर उसके आगे वाले को धक्का देते हैं, फिर उसके आगे वाला उसके आगे वाले को धक्का देगा, फिर वो उसके आगे वाले को, तो इट विल कीप ऑन गोइंग, बराबर। दिस इज अ वेव। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमिनो इफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो, डोमिनोज जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा। तो दिस इज अ वेव, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मुझे बताओ यहाँ पे जो लास्ट में लड़का था, यहाँ पे जो लास्ट में लड़का था वो मूव हो रहा है क्या, लास्ट में जो लड़का बैठा था, इज इट मूविंग, इज ही मूविंग, नहीं। तो मुझे बताओ मूवमेंट किसकी हो रही है गाइस, मूवमेंट किस चीज की हो रही है, यहाँ पे मूव कौन हो रहा है, सेकंड लास्ट भी मूव नहीं होता, मिडिल पीपल इवन दे आर नॉट मूविंग। मुझे बताओ कोई भी मूव होता है क्या, मतलब कोई बंदा अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे किसी पोजीशन पे चला जाता है क्या, फर्स्ट वाला आई डोंट थिंक। यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ लास्ट वाले ने जो पुश करते वक्त एनर्जी दी थी वो एनर्जी ही मूव हो रही है, गाइस एम आई करेक्ट। आई डोंट थिंक कोई भी लड़का या फिर लड़की मूव हो रही होगी, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मूव होते जाती है। उसने धक्का दिया, उसके आगे वाले ने अपनी एनर्जी उसके आगे वाले के पास की, उसके आगे वाले ने उसके आगे वाले के पास, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, करेक्ट और नॉट। तो मुझे बताओ वेव जब जनरेट होती है तो उसके साथ मैटर मूव करता है क्या, वो लड़के मूव हो रहे हैं क्या, वो स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं क्या, वेव जब जनरेट हो रही है तो वो स्टूडेंट मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मूवमेंट किस चीज की हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट किस चीज की हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट किस चीज की हो रही है, एनर्जी। तुम लोगों को और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग कभी किसी वाटर पार्क में गए हो, वाटर किंगडम हो या फिर सूरज वाटर पार्क हो या फिर कोई भी तुम लोगों के एरिया में कोई भी हो, वाटर पार्क में गए हो तुम लोग, ओके, वहां पे वेव पूल जरूर होता है, वेव पूल में कभी बैठे हो, बहुत मजा आता है। अब मुझे बताओ वेव पूल में हम लोग जब जाते हैं तो वेव आती है तो हम लोग वेव के साथ ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं क्या, सी तुम लोग यहाँ पे ऐसे मस्त पानी में बैठे हो, खेल रहे हो, ठीक है, दिस इज यू। अब एक वेव आई, अब वेव जैसे ही जनरेट हो गई तो वेव के साथ ये वेव आई,
ये वेव ऐसे जनरेट हो गई, यहाँ पे ऐसे पीक पॉइंट था और उसके बाद वो आगे चली गई, ठीक है। अब मुझे बताओ वेव जैसे ही आई तो तुम लोग वेव के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होते हो क्या? तुम लोग वेव जब आती है तो आगे की तरफ शिफ्ट होते हो क्या? अच्छे से याद करना। और वेव पूल में अगर बैठे हो तो ये आंसर दो, नहीं बैठे हो तो सोचो। तुम लोग आगे मूव होते हो क्या? कभी नोटिस किया है कि तुम इफ वी आर मूविंग अहेड और नॉट, तो हम लोग आगे मूव नहीं होते। हाँ, हम जंप कर, तुम लोग जंप करो भी मत, तुम लोग जंप भी नहीं करोगे तभी भी तुम लोग अपने आप ऊपर चले जाते हो। तुम लोग जस्ट ऊपर मूव होते हो। वेव जैसे ही आती है तुम लोग ऊपर शिफ्ट होते हो, एंड वेव जैसे ही नीचे चले, मतलब आगे चली जाती है, तुम लोग वापस नीचे आ जाते हो। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग ऊपर शिफ्ट होते हो और उसके बाद वापस नीचे शिफ्ट होते हो, बट तुम लोग आगे की तरफ कभी भी नहीं जाते। गाइस आर यू गेटिंग इट? तुम लोग आगे कभी भी शिफ्ट नहीं होगे। अगर अभी तक तुम लोगों ने कभी, हाँ अभी तक अगर तुम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया है तो डेफिनेटली प्लीज नोटिस करना। और अगर तुम लोग कभी नहीं कर जा पाए हो तो डेफिनेटली कभी जाके देखना, ठीक है। सर्फिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वहां पे वो सर्फ बोर्ड वैसे बनाया रहता है कि इट फ्लोट्स ऑन दैट वाटर, ठीक है। सर्फ बोर्ड वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है एंड हेंस इट कैन गो अहेड, ठीक है। तो इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो गाइस वेव जब जनरेट होती है तो वेव मैटर को लेके जाती है क्या? वेव जब जनरेट होती है तो वो मैटर को लेके जा रही है क्या? वेव जब जनरेट हो रही है तो वो मैटर को मूव कर रही है क्या? इज नॉट मूविंग आर मैटर। तो वो किसे लेके जा रही है? इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस। एंड उसमें एनर्जी ट्रांसमिट होती है। क्या ट्रांसमिट होती है? एनर्जी। तो गाइस चलो एक वेव अच्छे से बना लेते हैं, तुम लोग भी बनाना। ओके गाइस, तो दिस इज अ वेव एंड यहाँ पे लिख दो वाटर ऑल्सो, वाटर इज नॉट मूविंग अप। गाइस याद रखो वहां पे एक्चुअली पानी भी मूव नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है। पानी भी ऊपर और नीचे उतना ही होता है। पानी कभी भी इधर से उधर नहीं जाता। अगर इधर से उधर पानी निकल जाता तो मुझे बताओ एक पॉइंट के बाद स्विमिंग पूल पूरा खाली हो जाता। स्विमिंग पूल में एक लिमिटेड अमाउंट का ही पानी रहता है ना। तो अगर वाटर भी मूव होता तो पानी पूरा स्विमिंग पूल के बाहर निकल जाता एक पॉइंट के बाद। आर यू गेटिंग इट? धीरे धीरे वो आगे आगे शिफ्ट होते जाता, आगे आगे शिफ्ट होते जा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता। तो वैसा होता नहीं है। तो एक नोट लिखना दैट वेव इज अ disturbance in space. It is a disturbance in space. Matter does not travel with wave, ठीक है। मैटर वेव के साथ कभी भी ट्रैवल नहीं करता। सिर्फ क्या मूवमेंट हो रही है? तो डिस्टर्बेंस हो रहा है स्पेस का, ठीक है। उसमें एनर्जी मूव हो रही है बट मैटर मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ हाउ वाटर कम्स ऑन बीच ड्यू टू वाटर। गाइस तुम लोगों को अगर पता होगा तो तुम लोगों ने अगर सुना होगा तो पानी जब बीच के बाहर आ रहा है, अगर पानी जब बीच के एकदम अंदर चला जाता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। हम लोग आई गेस ये 5th या 6th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सुना है तुम लोगों ने? पता है कि नहीं ना? दैट इज बिकॉज ऑफ जो पानी की मूवमेंट होती है, पानी बीच के बाहर आता है, पानी बीच के एकदम अंदर चला जाता है। दैट इज 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। वो वेव्स की वजह से नहीं होता, यानी वापिस भी जाता है। अरे चलो अभी हम लोग थोड़ा इसके ऊपर ही करते हैं, ठीक है। अभी के लिए बहुत सारी चीजें साइड में रखते हैं। तुम लोग फिजिक्स में पढ़ लेना, फिजिक्स में जब तुम लोग पढ़ोगे तो अच्छा खासा पढ़ लोगे, ठीक है। अब वेव्स में जो ये अपर पार्ट्स रहते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसे लोग क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेस्ट। एंड ये जो लोएस्ट पार्ट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ट्रफ, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ट्रफ।
ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव इज कॉल्ड एज लैम्बडा। ओके, उसका कुछ नाम होगा ना, बट लैम्बडा इज द सिंबल, उसका कुछ नाम होगा ना, इस डिस्टेंस का कुछ नाम होगा। वेव लेंथ, करेक्ट बोल रहे हो, एक वेव की लेंथ हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ वेव लेंथ, ठीक है, एक वेव की लेंथ, एक पूरी वेव इसमें आ गई देखो, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स इज आल्सो कॉल्ड एज वेव लेंथ, ठीक है। दो सेम पॉइंट अगर वेव के हम लोग कोई भी ले लें, अगर मैं ये दो पॉइंट ले रहा हूँ, अगर देखोगे तो दीज टू पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, these two points are identical, तो इन दो पॉइंट्स के बीच के भी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन दिस इज माय वेवलेंथ, इवन दिस इज माय वेवलेंथ, आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स या फिर टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन अ वेव इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ, ठीक है। अब आगे मुझे बताओ, इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस हाइट इज नोन एज, मैंने इसका वर्ड यूज किया था, दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, वेरी नाइस, दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो वेव लेंथ के लिए सिंबल रहता है लैम्बडा, जो तुम लोगों ने बताया था। एम्पलीट्यूड के लिए सिंबल रहता है ए, ठीक है। दीज आर टू सिंबल्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है गाइस। तो चलो लिख दो इसे, लिख दो इसे। कंप्लीट करो इस डायग्राम को। थक नहीं गए ना गाइस? एंड स्पीड इज नॉट फास्ट, आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हो गया ड्रॉ करके? अच्छा, 10th के साउंड चैप्टर में तुम लोगों को था ये पहले से, ओके। आई स्टे इन मुंबई, ठीक है, मैं रहता हूँ मैं। कौन से वाले वाटर पार्क में जाना है? गो टू एसएल वर्ल्ड नहीं, सॉरी, वाटर किंगडम, ठीक है, विल लाइक इट। फिर मैजिक का भी जा सकते हो, जाके आना, मतलब 10th की एग्जाम तुम लोगों की हो गई है, और 10th के बाद तुम लोग वाटर पार्क से नहीं जा रहे हो, तो कहाँ पे गए? एक्वा मैजिका, करेक्ट, मैजिका नहीं, एक्वा मैजिका। तो होप सो लॉकडाउन जल्दी ओपन हो जाए, सो दैट तुम लोग जा पाओ, मुझे भी इनवाइट करना, मैं भी आ जाऊंगा। ओके गाइस, ड्रॉ करके हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेव्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, हम लोग वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 इज वेव लेंथ, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देखी है, कोई भी वाटर पार्क अभी ओपन नहीं है गाइस, तो लैम्बडा की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, क्या है? द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव, टू कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक वाले कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, और ट्रफ्स is called as is called as wave length, ठीक है गाइस। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? वेव लेंथ का यूनिट क्या आएगा? लेंथ का यूनिट क्या रहता है गाइस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, तो इसका यूनिट आएगा मीटर, दैट्स इट। अब सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज वेव नंबर, वेव नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। इसके ऊपर ऐसे एक डैश दे देते हैं। न्यू इज अ ग्रीक अल्फाबेट, न्यू इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू, ठीक है, इट इज द ग्रीक अल्फाबेट। अब न्यू बार, लाइन मार दी मतलब न्यू बार, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू बार? अब 1 मीटर के डिस्टेंस में, थोड़ा पीछे जाता हूँ, 1 मीटर के डिस्टेंस में जितनी वेव्स आती है, 1 मीटर एक्चुअली हुआ नहीं, 1 मीटर इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम लोगों को शायद से स्क्रीन में नहीं दिखेगा, बट 1 मीटर के डिस्टेंस में जितनी वेव्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। 1 मीटर के डिस्टेंस में जितनी वेव्स फिट हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। एंड इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया
दिस इज कॉल्ड एज, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज न्यू, दिस सिंबल ग्रीक अल्फाबेट है, इज कॉल्ड एज न्यू, NEU, न्यू। ठीक है, तो अब तुम लोगों को एक सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। देखो, तुम लोगों के पास एक मीटर की लेंथ है, दिस इज 1 मीटर, अज्यूम करो दिस इज 1 मीटर। ठीक है, एंड तुम लोगों के पास एक वेव है, तुम लोगों के पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 0.2 मीटर। तुम लोगों के पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ है 0.2 मीटर। अब मुझे बताओ 0.2 मीटर के लेंथ की कितनी वेव्स इतने एरिया में, इतने लेंथ में फिट हो सकती है। मैंने यहाँ पे गलती से एरिया लिख दिया है गाइस, इन अ यूनिट लेंथ आना चाहिए ना, हम लोग लेंथ की बात करें, एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ आना चाहिए, वो 5 वेव्स आएंगे। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। सबको समझ में आ रहा है कि इतने एरिया में 5 वेव्स आने वाली है? एनी डाउट गाइस? इतने एरिया में 5 वेव्स आएंगी, वो सबको समझ में आ रहा है। 0.2 पहली वेव, दूसरी वेव आ गई तो और 0.2 मतलब 0.4 हो जाएगा, तीसरी वेव आ गई तो और एक 0.2 मतलब 0.6, चौथी वेव आ गई तो और एक 0.2 मतलब 0.8, एंड अगर फिफ्थ वेव आ गई तो और एक 0.2 मतलब हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया डायग्राम बनाते वक्त, बट इतना चलता है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही है? 5। अब उसी बदले अगर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया होता, लैम्बडा की वैल्यू 0.1 मीटर थी, अगर ऐसे बोलता तो मुझे बताओ अभी कितनी वेव्स आती? अभी इसके अंदर कितनी वेव्स आती? अभी 10 वेव्स आती। मुझे बताओ गाइस, फॉर्मूला क्या आना चाहिए? तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब आंसर निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, जरा सोचो। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए यहाँ पे? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? तुम लोग एक यूनिट लेंथ को, हाँ वेरी नाइस, 1/लैम्बडा। तुम लोग एक यूनिट लेंथ को 1 को लैम्बडा से डिवाइड कर रहे हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल में 1 को 0.2 से डिवाइड करो, तुम लोगों का आंसर 5 आएगा। गाइस गेटिंग इट? तुम लोग 1 को 0.2 से डिवाइड करो, तुम लोगों का आंसर आएगा 5। तुम लोग 0.1 से 1 को डिवाइड करो, 10। तो दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या आना चाहिए गाइस, इसका यूनिट क्या आना चाहिए? व्हाट इज द यूनिट? 1 का तो यूनिट नहीं रहने वाला है, लैम्बडा का यूनिट रहता है मीटर। मीटर 1/मीटर आ जाएगा, करेक्ट, 1/मीटर, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट काम करते गाइस, विल स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, मुझे अभी वापस 7 o'clock का और एक लेक्चर तो है ही, एंड आई गेस वी हैव कवर्ड इनफ ग्राउंड टुडे। ठीक है, तो विल स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टाइप टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। तुम लोगों को इसका राइटअप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, बाय एवरीवन। किसी का लिखना बाकी होगा तो लिख दो। नो हरी, तुम लोगों का 7 o'clock का लेक्चर नहीं है। बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय। चलो गाइस, बाय।